नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। खास पेशकश में आज का मुद्दा है छत्तीसगढ़ में सियासी आर पार, यानी कि अगले महीने देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इनमें शामिल हिंदी भाषी प्रदेशों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जाति की राजनीति अब गर्म हो रही है। जाति जनगणना की पिच पर इसे कांग्रेस की पहली परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी दलों को भाजपा के रथ को 2024 के लोकसभा चुनाव में रोकने के लिए इस मुद्दे में संभावना नजर आ रही है। उनका मानना है कि अन्य पिछड़े वर्गों, ओबीसी और अनुसूचित जातियों के साथ साथ जनजातियों को आकर्षित करने में भाजपा को जो सफलता मिलती आ रही है वो इससे खत्म हो जाएगी। 2022 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए गए ओबीसी सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की लगभग 43.5% आबादी ओबीसी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ओबीसी समुदायों के लिए 4 कल्याण बोर्ड स्थापित किए हैं और इनमें से कई पिछले साल बनाए गए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पिछले एक सप्ताह में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जाति सर्वेक्षण की घोषणा की है और आज वो फिर छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी। इधर भाजपा नेताओं का कहना है कि जाति सर्वेक्षण जातियों के बीच विभाजन को बढ़ा सकता है। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है, तो इसी को लेकर आज करेंगे चर्चा कि आखिर छत्तीसगढ़ में जाति जनगणना की पिच किसको कितना फायदा और नुकसान पहुंचाएगी। किन मुद्दों को देखते हुए जो सारे दल हैं वो छत्तीसगढ़ में उतरेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो सियासत है वो जाति की सियासत के साथ साथ कई मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है। क्योंकि राज्यों के चुनाव पर कभी कभी नहीं, हर बार और हर वक्त हम देखते हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी होते नजर आते हैं। तो चलिए, छत्तीसगढ़ में आखिर जो ये सियासी आर पार चल रही है इसमें किसको कितना नुकसान पहुंचेगा, किसको कितना फायदा पहुंचेगा, किन मुद्दों को उठाकर कौन सी पार्टी छत्तीसगढ़ पर अपना किला फतह करेगी, इस सारी बातें आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। आर.के. मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर कुलदीप मलिक नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और अमनप्रीत कौर एज अ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले आर.के. मिश्रा जी आपके साथ। छत्तीसगढ़ पर वैसे तो कई दलों ने अपना अपना दावा ठोक रखा है कि हमारी सरकार होगी, हम कुछ करेंगे। नए नए दल सामने दिख रहे हैं, बसपा भी इस बार सामने दिख रही है, कई दल उतर कर आ गए हैं, सर्व समाज आदिवासियों का भी उतर कर आया है। लेकिन अगर सीधे तौर पर अगर टक्कर देखी जाए तो बीजेपी और कांग्रेस की नजर आ रही है। तो दावा ठोकने के साथ साथ कैसे दावा किया जाए कि इस बार छत्तीसगढ़ किसका? आर.के. मिश्रा जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे। देखिए वक्ता जी, निश्चित तौर पर जो 90 सीट के लिए जो चुनाव हो रही है, निश्चित तौर पर 2 चरण में 2018 में भी ये इसी तरह से हुआ था, 2 चरणों में चुनाव हुआ था और 2023 के अंदर में भी 2 चरणों में चुनाव होने जा रहा है जी। तो निश्चित तौर पर देखिए, जो चुनाव है वो चुनाव अपनी जगह है, लेकिन जो प्रश्न है खास करके छत्तीसगढ़ के अंदर में वो अभी भी कहीं ना कहीं खड़ा है। आज 5 साल से छत्तीसगढ़ में भूपेश जी की सरकार है, आज प्रश्न भी वहीं पर खड़ा है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ के अंदर में चाहे वो डीएमए फंड हो, आप देखेंगे जैसे परीक्षा में अनियमितता देखेंगे, जैसे भाई भतीजावाद के साथ हमने देखा है जो किस तरह से एक रिजल्ट जो है जिसकी नियुक्तियां होती है वो नियुक्तियां अपने में ही कर दी जाती है। तो ये भी एक समस्या है। जो आदिवासी के लिए फंड जो बनाया गया था, वही कांग्रेस के जो प्रमुख हैं मोहन मरकाम जी विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने इस फंड को उठाया था और टी.एस. सिंहदेव जी ने जो इस्तीफा दिया था, खास करके ये पर ही दिया जो भी स्थिर हैं और वही खड़े हैं वहीं पे। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भ्रष्टाचार चाया तरह से यहाँ पर बढ़ती गई है, तो ये सारी चीजें वहाँ निश्चित मुझे लगता है
की जनता अब चाहती है। और मुझे लगता है जो कि एक जो बयार है, एक जो लहर है, वो हमें सामने नजर आ रही है। तो ये सारे विषय खड़े हैं और निश्चित तौर पर जो ये जनता लहर भी है, मोदी लहर है इस बार भी, क्योंकि कहीं पे भी आपने अपने पत्ते तो खोले नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में ही हर राज्य का चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए आपको लगता है कि ऐसा छत्तीसगढ़ में आप अगर इसका ऐलान नहीं करेंगे, कोई स्थानीय नेता का नाम नहीं लेंगे, तो ये आपके लिए आगे चलकर एक मुसीबत नहीं बनेगा? आर.के. मिश्रा नहीं, जी? बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा जिस 2017 के अंदर में उत्तर प्रदेश के अंदर में कहीं कोई ऐसा नहीं था। हमने चेहरा तो किसी को नहीं दिखाया था। तो हम सभी कार्यकर्ताओं सर, ने हर पार्टी राज्य के की अंदर- जनता अलग होती है ना, उसका मूड अलग होता है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा जरूरी तो नहीं कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसा नहीं होगा। नहीं, ऐसी देखिए वक्ता जी, एक चीज बता देता हूँ। देखिए चुनौतियां होती है चुनाव के अंदर में, लेकिन जो चेहरे की बात होती है, आज हम चेहरा अगर देखते हैं तो निश्चित तौर पर हमें लगता है जो कि हर एक कार्यकर्ता उस चीज के लिए योग्य है, उस पद के लिए योग्य है। तो मुझे नहीं लगता है कोई चेहरा कोई मायने रखता है, खास करके छत्तीसगढ़ के अंदर में। इस पे तो मैं जो आपसे विषय- बारीकी से समझूंगी। आर.के. मिश्रा जी, मेरे साथ कुलदीप मलिक जी भी कांग्रेस से जुड़े हुए। कुलदीप जी, किसका छत्तीसगढ़ इस बार? दावा ठोक रहे हैं सभी, काफी दल है मैदान में। देखिए मैडम, यहाँ छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो दूसरे 4 राज्य है जहाँ जो है नवंबर में चुनाव होने, मैं आपको ये बता दूं, और ये मैं नहीं बता रहा, ये तो भाई खुद जो है मीडिया के सर्वे बता रहे, ये मीडिया के लोग बता रहे, उसमें आप भी शामिल है। और आप मीडिया के सर्वे को भी छोड़ दो, मैं आपको यहाँ पे सीक्रेट बात बताऊं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और खास तौर से जो आरएसएस के लोग हैं, हर पार्टी अपना एक इंटरनल सर्वे भी कराती है। इन्होंने भी 5 राज्यों में सर्वे कराए और इनके इंटरनल सर्वे भी ये बता रहे हैं मीडिया के सर्वे के साथ साथ कि आने वाले 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जो है कुलदीप जी, हारने जा भारतीय रही है। जनता पार्टी से दूसरी- मैंने उसका जवाब ले लिया। उसने बताया छत्तीसगढ़ किसका, उसने दावा ठोका है कि भारतीय जनता पार्टी का। मैं आपसे पूछ रही हूँ, छत्तीसगढ़ किसका, कांग्रेस का या भारतीय जनता हाँ पार्टी तो का? मैडम एक बात बताओ, अगर भारतीय जनता पार्टी हारेगी 5 राज्यों में तो वहाँ तो कांग्रेस ही आनी जी। और मैं ये बताऊं कि भाई भारतीय जनता पार्टी वाले तो कहीं ना कहीं इस देश को जो है कांग्रेस मुक्त करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब देश की जनता ने ये ठान लिया कि ये देश कांग्रेस मुक्त नहीं होगा। कांग्रेस तो आजादी से पहले से चलेगी, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है आगे भी रहेगी। 15 लेकिन साल में देश की जितना जनता कहीं ना भ्रष्टाचार कहीं नहीं हुआ, 5 भारतीय साल में जनता उतना पार्टी मुक्त भ्रष्टाचार भारत आपने को कर दिया। देगी। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है चारों तरफ आपने इतना भ्रष्टाचार भर दिया जितना तो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, उसका पूरा खामियाजा आपने 5 साल में पूरा कर दिया। अरे मैडम, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा प्लीज। पूरी बात जनता तक पहुँचे। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, मैं चूंकि भाई पढ़ा लिखा आदमी हूँ, शिक्षित आदमी हूँ, आंकड़ों के ऊपर मैं बात करता हूँ। अगर हम छोटा सा एक आंकड़ा मैं आपको बताऊं भ्रष्टाचार को लेकर, जो कांग्रेस का उदय हुआ था, कांग्रेस का उदय 1885 में हुआ था और भारतीय जनता पार्टी का उदय 1980 में हुआ था। कांग्रेस ने इस देश में लगभग 54 साल शासन किया और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में लगभग 14 साल शासन किया। लेकिन अगर मैं बैंक बैलेंस की बात करूं, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा और देश की जनता भी इस बात को ध्यान से सुने। अगर मैं दोनों पार्टियों के बैंक बैलेंस की बात करूं तो आज कांग्रेस का बैंक बैलेंस 162 करोड़ रुपए है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का बैंक बैलेंस आज सर, बैंक 3600 बैलेंस करोड़ रुपए किसी है। भी पार्टी तो का भाई, कितना भी रहे, जनता ये को क्या मोदी मिल रहा है, अपने घर सबसे से बड़ा लेकर तो आए यही थे सवाल है। जो मेरे प्रवक्ता में थे अपने घर से लेकर आए थे का जी। कहीं ना कहीं अगर आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे मैडम, और ये बैंक बैलेंस भी कब बढ़ा, जब नोटबंदी इन्होंने देश के अंदर की। अब देश की जनता सब कुछ जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सबको पहचानती है। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये एनसीपी को 7200 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की पार्टी बना रहे थे, उनसे जो है ये रिश्ता जोड़ के वहाँ पे सरकार बना रहे। ठीक है, मैडम कौन कितना ठीक है कुलदीप जी, ठीक है, मैं आती हूँ वापस आपके पास। जी आर.के. मिश्रा जी, 10 सेकंड में अपनी बात को खत्म कीजिए। मुझे अमन कौर प्रीत के पास भी जाना है, जल्दी बताइए। हाँ भक्ता जी, देखिए अभी मैं इनसे कुलदीप जी से पूछना चाहता हूँ। अरे भाई, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, आपके ही प्रमुख जो कांग्रेस के प्रमुख थे मोहन मरकाम जी, फिर आरोप लगाया था उन्होंने, टीएस सिंहदेव जी ने तो इस्तीफा तक दे दिया था। मुझे बताइए ना, आदिवासियों के जन कल्याण के लिए जो फंड का वहाँ पर व्यवस्था की गई थी, उस फंड के बारे में कुछ तो बताइए। उसमें तो कम से कम 500 करोड़ के वहाँ के घोटाले मुझे नजर आए हैं, वहाँ आ रहे हैं वहाँ पे। और ईडी ने भी
ईडी ने भी जो कार्रवाई करी है पिछले महीने, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको दिखाती है कि खास करके चाहे छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ में अंदर में जो घोटाले की बात हो, उसके ऊपर में भी दो शब्द बोल दीजिए। आपने बैंक बैलेंस के बारे में तो बात कर लिया आपने, लेकिन कम से कम डीएमएफ फंड के बारे में बताइए हमें, डीएमएफ फंड के बारे में बताइए महानुभाव। ठीक है सर। भारतीय जनता पार्टी में जो जितने बड़ा घोटाले है वो उतना ही बड़ा जो है आदमी है, उससे उतना ही बड़ा अधिकारी बनना। तो कृपा करके 1 मिनट मेरी बात सुनिएगा। कर्नाटक के अंदर बीएस येदुरप्पा जी को आपने मुख्यमंत्री बनाया, वे माइनिंग घोटाले में आरोपी थे। इसके बाद असम के अंदर आपने मुख्यमंत्री जिसको बनाया वे वाटर घोटाले में जो आरोपी थे। ठीक है कुलदीप जी, मैं वापस लौटती हूँ। अमनप्रीत जी, जिस तरह की राजनीति आप छत्तीसगढ़ में देख रही हैं, क्या लगता है आपको कि ये सभी दल जिस तरह से मैदान में उतरे हुए हैं, आपको लगता है कि इस तरह की राजनीति करके जनता के दिल तक पहुंचा जा सकता है? ठीक है मलिक जी, ठीक है। डीएमएफ फंड के बारे में बताइए, डीएमएफ फंड के बारे में। अमनप्रीत जी, देखिए वक्ता, जो छत्तीसगढ़ है वो आदिवासी बहुमूल्य इलाका है, उसपे जातियों का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। जो मेन मुकाबला है वो कांग्रेस और भाजपा में ही है। पर आपने देखा होगा कि 1.5 दहाके से बीजेपी वहां जीतती आई है और 3 बार उन्होंने लगातार अपनी सरकार बनाई है। उसको अगर हराने में कांग्रेस कामयाब हुई है तो उसका मेन कारण ये था कि उन्होंने अपना जो सीएम फेस है वो भूपेश बघेल को बनाया था, जो ओबीसी में से आते थे। तो जातियों का कितना बड़ा प्रभाव है ये आप समझ सकते हो कि 1.5 दहाके से जो बीजेपी राज कर रही छत्तीसगढ़ पे, एक ओबीसी उम्मीदवार सीएम फेस बनाने के कारण शायद जो कांग्रेस है पिछली बार वहां पे सरकार बनाने में कामयाब हुई और कम से कम 3/4 जो सीटें हैं उन्होंने जीती। और भाजपा इस हार से कुछ सीखी है, उसी कारण शायद उन्होंने जब लोकसभा इलेक्शन हुए हैं तो बहुत सारे जो नए चेहरे थे वो लेके आए हैं। उसी के कारण 11 में से 9 सीटें लोकसभा की वो भाजपा जीतने में सक्षम हुई है। उसी फॉर्मूले पे अभी ये चल रहे हैं। आप ये देखो कि जैसे कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की प्रभारी है, जब वो वहां पे उतरी है तो वहां पे बहुत सारे जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया है। तो जाने उनमें सीटों को लेके, सीटों के वितरण को लेके अभी भी थोड़ा सा असंजम हम कह सकते हैं कि कुछ न कुछ लोगों के बीच में आपस में थोड़ा सा हेरफेर चल रहा है। उसके बावजूद जैसे भाजपा ने पहले जो एक सूची अपनी जारी करी है, उसके बाद 64 सीट उम्मीदवारों की अभी एक सूची जारी कर दी है, तो उनको आपने देखा है कि उसमें उन्होंने सांसद भी उतारे हैं, आईएएस ऑफिसर भी उतारे हैं और 9-10 महिलाएं भी उतारी हैं। तो जातीय समीकरण जो है उसको पूरा बिठा के जो उम्मीदवारों की सूची है उसका जो अनाउंसमेंट है वो करी गई है। क्योंकि 39 सीट्स आप देख लो कि उसमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां आती हैं और ये रिजर्व कैटेगरी में है। तो जो इनको साथ लेगा वहां पे वही सरकार बनाने में कामयाब होगा। क्योंकि अगर लोगों की भावना को देखा जाए, लोगों की उनके चॉइस को देखा जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर पहले भाजपा ने इतने साल राज किया, उसके बाद कांग्रेस ने 5 साल राज किया और भाजपा अभी बघेल सरकार को सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पे खेलते नजर आई है। उनका कहना यही है कि ये सरकार भ्रष्टाचारी है और अब उनको साधने के लिए उनके जो भतीजा है विजय बघेल, उनको इन्होंने उम्मीदवार बनाया है। उसका कारण यही है कि ये भी ओबीसी लोगों को जो है उनके वोटर्स को जाति की पिच पर खेलने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है, चाहे दल कोई भी हो, हर कोई जाति को साधने की कोशिश करे। इस चर्चा को आगे बढ़, सियासी आर पार चल रही है, कई दल मैदान में है, लेकिन जो जोरदार टक्कर है वो फिलहाल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही देखी जा रही है। आर के मिश्रा जी, देखिए बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि फिलहाल बीजेपी के लिए जो छत्तीसगढ़ की राह है वो फिलहाल आसान नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, इस पार्टी ने भ्रष्टाचार को लेकर छत्तीसगढ़ की वो हालत कर दी कि अब आगे आने वाले समय में कांग्रेस को उतारकर भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन सर, आपको 15 साल का मौका दिया गया, अब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं या फिर आपका दल कहीं ना कहीं जिस पिच पर खेलने की कोशिश कर रहा है, क्या लगता है उस पिच पर खेलकर आप आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि सबसे बड़ी जाति गरीबी ही है, फिर आप क्यों बांट रहे हैं जातियों में? देखिए वक्ता जी, मैं एक चीज यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि ये जो आपने कहा जो कि राह
आसान जो हम बनाते हैं विषय को लेकर के, ये जो विषय होते हैं वो जनता के से जुड़े, और जनता को लाभ जब नहीं पहुंचता है और अपना स्वतः का लाभ जब आप उठाते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जनता भी प्रश्न खड़ी करती है और राह आसान जनता बनाती है, क्योंकि जनता के मन में कम से कम ये चीज तो होना चाहिए जो कि भाई आप सरकार की कोई भी योजना हो तो जनता को सीधा उसका लाभ पहुंचे, प्रत्यक्ष रूप से उसका लाभ पहुंचे। लेकिन यहाँ पर तो जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलता ही नहीं। आप देखेंगे जो कि कोई भी नीति इन्होंने लाई है, पॉलिसी लाई है, केंद्रीय योजना आई है, उसमें भी हेरफेर, चाहे वो राशन का आप ले लें, चाहे शराब के अंदर में आपने देखा होगा जो कि शराब घोटाले के अंदर में पिछले महीने ईडी की भी कार्रवाई हुई थी जिसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है। तो मैं ऐसे विषय को जरूर यहाँ पर लाना चाहूंगा जो कि जो जनता से प्रत्यक्ष रूप से वो जुड़े हुए हो। जनता को आप लाभ न पहुंचाएं, व्यक्तिगत रूप से आप लाभ पहुंचाते हैं। सर, कहने के लिए तो जनता है कि लाभ पहुंचाया जाए, लेकिन फिर जातियों में क्यों बांटा जाता है? दोनों ही पार्टियां लगी हुई है कि सरगुजा और बस्तर संभाग को कैसे साध लिया जाए और कुर्सी पर कैसे बैठ जाया जाए। ओबीसी है ना, नक्सलवाद प्रभावित इलाका है जी। एक चीज यहाँ पर जरूर पूछना चाहूंगा जो कि कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारी के लिए, हमने तो 15 नारी सम्मान के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए हमने 15 ऐसे उम्मीदवार को हमने दिया है, टिकट दिया है। तो कांग्रेस कितना दे रही है वो भी एक पूछना चाहिए। नारी सशक्ति के लिए तो बहुत बातें करती है, आप कह रहे हैं जातिगत बातें करती है। निश्चित तौर पर मैं एक चीज कहता हूं जो कि अगर हमने रिप्रेजेंटेशन किसी को दिया है तो रिप्रेजेंटेशन दिया है जो कि जनता के जो मुद्दे होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से वहां पर आवाज उठाई जाए, और जो हमारे समाज के अंदर में जो पीछे रह गए हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन दे करके हम आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जाति की तो बात ही नहीं हो रही है। ये जातिगत जनगणना यहाँ पर जिस तरह से आज इसका जो बना करके माहौल बना करके कांग्रेस इसका लाभ उठाना चाहती है, मैं आग्रह करना चाहूंगा जो कि कम से कम देश को तो सर खेल गई ना कांग्रेस पार्टी किसी न किसी मुद्दे पर तो खेल गई। कैसे करेंगे आप इसका काट कैसे करेंगे? नहीं, मैं एक चीज कह रहा हूँ, देश को धर्म में बांटने वाला कौन, देश को विभाजन करने वाला कौन, देश को किस तरह से जातियों में बांटने वाला कौन? ये कांग्रेस। हंस रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती, इनको जातियों में बांट रहे हैं देश को और इनको शर्म नहीं आती। ये इनको तो शर्म आना चाहिए यहाँ पर। कुलदीप जी, तो देश को इन्होंने विभाजन कर दिया 1947 के अंदर में, आज ये देश को जाति में बांटने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर हंस रहे हैं। ये चैनल के माध्यम से यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आपको क्योंकि ये कांग्रेस ही ऐसी सरकार रही है जो 55 सालों का ये ढिंढोरा पीट रहे थे ना, और ये 14 सालों का भाजपा का ढिंढोरा पीट रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 14 साल भारी पड़ जाएगा आपको 60 साल के लिए, इसलिए आप जाकर के अपना मंथन करिए। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर में आपने जिस तरह से घोटाले किए हैं वो जनता आपको बिल्कुल दिखा देगी आपको। कुलदीप जी देखिए तो चुनाव में, ठीक है, आइए चुनाव में जी बिल्कुल। कुलदीप जी देखिए, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करते हैं कि आपका गुजरात मॉडल तो क्या है, हमने तो छत्तीसगढ़ मॉडल बनाया है, लेकिन आपका छत्तीसगढ़ मॉडल गुजरात मॉडल से कैसे बेहतर है, ये कैसे आप बताएंगे जनता को? देखिए मैडम, मैं ये बता दूं कि ये डॉक्टर कुलदीप मलिक को बताने की जरूरत नहीं कि भाई कौन सा मॉडल बढ़िया कौन सा मॉडल खराब है। अरे वो घोटालों की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं चारे घोटाले से अलग इनोवेशन करके आपने गोबर घोटाला कर दिया, ये तो ये कह रहे हैं ना। बस आप मुझे 2 मिनट का समय दे दो, मैं सारी बात बता दूंगा। एक तो जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी है वे मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं, तो मैं इनका बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ ये बता दूं कि मैं हंस रहा, मैं केवल और केवल आपकी बात पच रहा। आप किस तरीके से देश को गुमराह कर रहे। आपने 2 बात की, पहले मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। एक तो ये कह रहे कि भाई जो जनता के मुद्दे है वे होने चाहिए, बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ। और मैं कह रहा कि राजनीति में केवल और केवल जनता के ही मुद्दे होने चाहिए। और श्रीमान जी मैं आपको ये बता दूं जनता के कौन से मुद्दे है। जनता के मुद्दे है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का, बढ़ती जनसंख्या का, बेरोजगारी का, किसानों का, दलितों का, मजदूरों का। अभी इन मुद्दों की तो आप बात नहीं करते। दूसरी बात आप कह रहे कि भाई कांग्रेस ने इस देश को बांटने का काम किया। मैं आपको बताऊं ये बांटने की राजनीति केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। आपने इस देश के लोगों को पहले धर्म में बांटा, इसके बाद में धर्म को छोड़कर आप इसको जो है जातियों में बांटने लगे। लेकिन अब जब जातीय जनगणना हुई बिहार में तो आपको लगा कि ये तो काम है, ये उल्टा आपके ऊपर ही पड़ गया। अब आपको जवाब देना पड़ेगा। रही बात चुनाव जीतने की, भाई छत्तीसगढ़ में कौन चुनाव जीतेगा, मध्य प्रदेश में कौन जीतेगा, राजस्थान में कौन जीतेगा, तेलंगाना में कौन जीतेगा, मिजोरम में कौन जीतेगा, इसी बात को मैडम आप ध्यान से ये समझो। इस देश के अंदर आज
देश के अंदर युवा वर्ग है। प्रधानमंत्री मोदी जी ताल ठोक कर बोलते हैं कि भाई सबसे ज्यादा युवा हिंदुस्तान के अंदर है। मैं बता दूं, इन्होंने जो है 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। कहाँ गए वे रोजगार? इसके बाद देश में 70% आबादी किसानों की है। किसानों की इन्होंने बात करी थी कि भाई इनकी आमदनी 2022 तक नहीं कर देंगे। कहाँ गए भाई वे किसान? और मैडम, इस देश के अंदर 10 करोड़, श्रीमान जी कृपा करके उंगली नीचे करो, पहले बात पूरी होने दो। इस देश के अंदर 10 करोड़ कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी और राज्य कर्मचारी। अभी 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन बहाली के लिए कई लाख कर्मचारी इकट्ठे हुए। तो मुझे आप एक बात बता दो, मैं जवाब ये कर्मचारी भी वोट देंगे, ये युवा भी वोट देंगे, ये किसान भी वोट देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देंगे। और बस, और इसमें बहुत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को नींद आने की जो बात मैं बोल रहा। ठीक है, आर.के. मिश्रा जी जवाब दीजिए। अमनप्रीत जी भी पूरी होने दो। जी। ये आने वाले चुनाव भारतीय जनता पार्टी की कब्र खोदने का काम करेंगे। और जब 2024 में चुनाव होंगे तो देश की जनता की कब्र में भारतीय जनता पार्टी को दफनाने का काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये तो देखने वाली बात होगी। ठीक है, आर.के. मिश्रा जी 10 सेकंड में बात को पूरा कीजिए। बिल्कुल वक्ता जी, देखिए मैं इतना कुलदीप जी से पूछना चाहता हूँ, 2 करोड़ की आपने बात की, प्रधानमंत्री जी ने रोजगार के लिए वादा किया था, कितना दिया है वही बता दीजिए। हाँ। मैं तो डाटा दूंगा। हाँ। ईपीएफओ के अंदर में न्यूज सब्सक्राइबर 2022-23 के अंदर में 1.39 करोड़ प्रेस रिलीज है, आप जाकर के देख लीजिएगा। 1.39 करोड़। आप बता दीजिए, आप बताइए कितना है, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तो देखने वाली बात होगी कि किस पार्टी ने कितना किया और कितना योगदान दिया। अब छत्तीसगढ़ की जनता आखिर क्या चाहती है। अमनप्रीत जी, जाते जाते आपसे भी इस पर एक रिएक्शन चाहेंगे कि ये जिस तरह से पार्टियों की जो राजनीति रहती है, आपने क्या किया, हमने क्या किया, हमने ये काम किया, आपने ये काम किया, इससे इतर जनता को क्या कुछ फायदा पहुंचता है? बार बार जनता सत्ता इस मोह को लेकर बदलती है कि हमारा कुछ फायदा होगा, अगली सरकार जो आएगी उसमें हम जिस चेहरे पर अपना वोट देंगे कहीं ना कहीं हमें उससे फायदा पहुंचेगा। वो फायदा कहीं पहुंचता हुआ नहीं दिखता है। हर तरफ से जनता ही पिसती है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी की जनता हो। मैं किसी भी जाति का वर्णन नहीं कर रही हूँ। देखिए वक्त कौन जीतता है कौन हारता है उस पर हम ज्यादा अभी इतना जल्दी बोल नहीं सकते। उसका कारण ये है कि अगर भाजपा की हम बात करें तो भाजपा देखिए पिछले 5 साल में इतनी एक्टिव नहीं थी। अगर उनके एक्स सीएम की बात करें रमन सिंह की, तो वो भी इतने एक्टिव नहीं थे। पॉलिटिक्स में अगर ऑपोजिशन की भूमिका होती है तो उनको वहाँ पे एक्टिव रहना चाहिए था, चाहे उनकी सरकार नहीं भी थी। और भाजपा के पास कोई और चेहरा भी नहीं है जो इतना लोकप्रिय हो छत्तीसगढ़ में। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो एक तो सरकार उनकी है, दूसरा ये है कि उनकी जो कैंपिंग है, चाहे उनको लेके चाहे उम्मीदवारों को लेके, उनमें अभी तक बेइतबारी बनी हुई है कि किसको सीट मिलेगी, किसको टिकट मिलेगी। तो ये चीजें लेके उनमें भी आपसी अभी जो कलेश वो चल रहा है, वो सब चीजें हैं। तो दोनों पार्टियों अभी इस बात को लेके इतना क्लियर नहीं है कि किन लोगों को जो इलेक्शन में उतारा जाएगा। हालांकि भाजपा 2 सूचियां अपनी जारी कर चुकी है। तो देखना ये है कि लोग जो है वो जो उनके मेन मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो अनपढ़ता है, चाहे वो गरीबी है, चाहे वो महंगाई है, हेल्थ सिस्टम है, स्कूल एजुकेशन है, तो वो चीजों को लेके वोट देती है। या फिर जैसे ये जो मुद्दे होते हैं कि धर्म का, राजनीति का ये जो मिश्रण बिठा दिया जाता है, इन चीजों को लेके अगर कैंपिंग में इन चीजों को हुलारा दिया जाता है, ऊपर लेके जाते हैं ये टॉपिक, तो इन चीजों की तरफ लोगों का ध्यान जाता है या अपने मेन मुद्दों की तरफ ध्यान देते हैं। देखना ये है कि लोग अपनी जो प्राथमिकता है वो क्या समझते हैं। बिल्कुल, ये तो तय छत्तीसगढ़ की जनता को ही अपनी प्राथमिकता तय करनी होगी कि आखिर जो फायदा और जो नुकसान है पार्टियों का, या फिर जिस प्रतिनिधित्व को वो देखना चाहते हैं, चेहरे के प्रति की जो पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें फायदा पहुंचाते हैं, ये वक्त ही बताएगा और जनता ही इसे तय करेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए और चर्चा को और बेहतर बनाने के लिए। फिलहाल खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।